नमस्कार दोस्तों। बंडी थिएटर द्वारा आयोजित रंग विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं रंगमंच की दुनिया से जुड़ी किसी न किसी हस्ती से हम बात करते हैं इस रंग विमर्श कार्यक्रम पर। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी। साल 2014 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 100 से भी अधिक नाटकों का इन्होंने निर्देशन किया है। देश ही नहीं विदेशी रंगमंचों पर भी भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ी है। और यही नहीं, छोटे पर्दे पर भी, सिनेमा पर भी इन्होंने अपने अभिनय की, अपने निर्देशन की, अपने लेखन की एक अमिट छाप छोड़ी है। रंग विमर्श के इस कार्यक्रम में मणि थिएटर पर मैं अलका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है सूर्य मोहन जी। शुक्रिया शुक्रिया अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा सौभाग्य। रंग विमर्श जैसा कि नाम ही है, हम आपकी रंगमंच की दुनिया से जुड़ी कई छोटी बड़ी बातों पर गौर करेंगे, जानना चाहेंगे आपके बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से हम अक्सर अपने अतिथियों से पूछा करते हैं कि रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई। रंगमंच की शुरुआत मेरी थोड़ा अजीब तरह से हुई। जी। मैं बचपन में नाटक करता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जो करता हूँ ये रंगमंच है, ये कोई कला विधा है, इसको करते हैं। मैं तो बच्चों के खेल की तरीके से उसको शुरू किया था। असल में हमारे यहाँ लखनऊ में खासतौर से जन्माष्टमी का एक ट्रेडिशन है कि जन्माष्टमी पे झांकियां सजती हैं। तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को भी कृष्ण और दुशासन और दुर्योधन और ये सब बना के अलग अलग महाभारत की अलग अलग कहानियों से वो लेके एक टैब्लो बनाया जाता था। और पूरे अलग अलग मोहल्लों में घर के बाहर के कमरे में, उस बाहर के कमरे में हम लोग बहुत एक छोटे मोहल्ले में रहते थे और पतली सी गली थी। उस गली में हमारा जो दरवाजा खुलता था, उस कमरे में हम लोग सज के खड़े हो जाते थे। तो जब एक दिन अचानक ये आया कि सच के खड़े खड़े एकदम से जैसे घर के बाहर जो है लोग देखने के लिए शाम को निकलते थे तो घर के आगे रुक जाते थे। जब 10-12 लोग इकट्ठा हो जाते थे तो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय के साथ हम लोग दरवाजा खोल देते थे और हम लोग सजे अपना कृष्ण बने ये सब खड़े रहते थे। उसके बाद जब भीड़ आगे बढ़ गई दूसरे घरों की तरफ तो हम लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। तो इस तरह से चलता था। एक दिन दिमाग में आया कि बड़ी बोरियत होती है, ये तो जो है वो हम भाई बहन सब, हमारे बड़े भाई थे और बहन थी और भी कुछ मोहल्ले के लोग थे, सब लोग मिलके ये करते थे। तो एक दिन दिमाग में आया कि खाली खड़े खड़े बड़ी बोरियत होती है, तो कुछ हम लोग चले फिरे और कुछ बातचीत भी करें। तो उस वक्त मैं 6th क्लास में था और हमारे यहाँ एक नरोत्तम दास की कविता चलती थी, शीश पगा न जगा तन पर। तो उस कविता को हम लोगों ने बोला और हमारे भाई साहब ने उसमें सुदामा का रोल किया, हम जो है उसमें कृष्ण बने, बहन हमारी रुक्मणी बनी। और वो चलते हुए आते थे और अब हंसी आती है सोच के, एक लाल रंग भर के एक छोटी सी शीशी उन्होंने हाथ में पकड़ रखी थी और उसको चलते चलते वो अपने पैर के ऊपर जरा सा टपका लेते थे, इस तरह से जैसे कांटा चुभा हो, बहुत दूर से चले आ रहे हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं इसको दिखाने के लिए। और फिर आते थे वही कृष्ण की जो कहानी, उतनी सी मुश्किल से 5-7 मिनट का दृश्य रहा होगा वो। ये हम लोग ये मतलब मेरी याद में आज की तारीख में कह सकते हैं कि वो मेरा पहला नाटक था। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो हुआ। हम लोगों ने जो है एक घर में, हमारे यहाँ रेडियो ट्रांजिस्टर तक नहीं था। फिल्म देखने का सवाल और नाटक देखने का सवाल तो अलग बात है, हम लोग बहुत ऐसे आर्थिक स्थिति परिवार की जैसी थी, उसमें हम लोग खरीद नहीं सकते थे। बहरहाल बाद में हमारे भाई साहब एक पॉकेट ट्रांजिस्टर एक बार लेके आए। तो जब वो पॉकेट ट्रांजिस्टर लेके आए तो उस ट्रांजिस्टर पे हम लोग सुनते थे। तो उस सुनने में सबसे प्रिय हम लोगों को था हवा महल आता था, अगर जी, हवा महल बहुत मशहूर था, वो आता था, वो हम लोग सुनते थे और सुनते सुनते लगता था कि इसको हम लोग भी करें। तो उस हवा महल की कहानियों को सुनते सुनते ऐसे ही याद करके हम भाई बहन और आसपास के 2-4 लोग, हम लोग मिलकर उस हवा महल की कहानियों को उसी कमरे में जहां जन्माष्टमी सजती थी, जन्माष्टमी की कहानी की जगह उसको करने लगे। हम लोग हवा महल की कहानियों को करने लगे और उसके बाद वो इतना पॉपुलर हुआ वहां पर कि जो
आसपास के लोग में किसी छोटे बच्चे का बर्थडे हुआ तो उन्होंने कहा आओ हमारे आंगन में कर दो, हमारे वरांडे में कर दो, तो उनके हम लोग जो है जाते रहते थे और अलग अलग समय पे वो करते रहते। तो ये एक बच्चों का खेल जैसा हम लोगों को लगता था, ये पता ही नहीं था कि ये कोई बड़ों की भी आर्ट है और ये कोई बड़े लोग भी नाटक करते हैं, कहीं कोई मंच है जहाँ नाटक होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, रामलीला जरूर हमारे मोहल्ले में होती थी कुमाऊं परिषद की, उसको हम लोग मतलब मैंने देखा। पहला रंगमंच जो मैंने देखा, जिसको आज कह सकते हैं कि वो रंगमंच था, उस वक्त तो रामलीला कहते थे उसको, तो वो रामलीला देखी और उस रामलीला का भी प्रभाव पड़ा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में जो आज भी मैं जो थिएटर करता हूँ, उसमें जो एक टैब्लो, जो जन्माष्टमी में टैब्लो बनता था, तो मुझे लगता है कि मेरा जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन स्पीकिंग कंपोजिशन होना चाहिए, तो टैब्लो से मैंने ये सीखा हुआ। और उसके बाद जो हवा महल था, उससे ऑडियो सीखा कि सिर्फ ऑडियो के से भी कैसे विजुअल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, सिर्फ सुन के भी पूरे विजुअल्स क्रिएट होते थे उसमें। और रामलीला का स्टाइल जो है वो तो आया ही आया। तो ये तो बचपन का हुआ। उसके बाद फिर जब मैं बीएससी में आया तो छोड़ दिया, अब बड़े हो गए, अब नाटक थोड़ी करना है, बच्चे करते थे, खत्म हो गया। और उसके बाद में काफी दिनों तक ये चला कि मेरा नाटक से कोई संबंध ही नहीं रहा। 1974 में मेरा एक दोस्त मिला, सिद्धार्थ पटासी, उसने कहा कि मैंने एक नाटक की संस्था बनाई है, हम लोग नाटक करते हैं। मैं बड़ा हंसी आई कि इतना बड़ा लूमड़ हो गया, अभी तक नाटक ही करता है, हम लोग तो बचपन में छोड़ चुके थे। जी जी। तो बहरहाल उसने कहा, हमने कहा अच्छा ठीक है आएंगे। तो उसके वहां गए, मेघदूत संस्था उस वक्त बनी थी, और रंजीत कपूर जो है वो थे, हरिमोहन सैमसन थे, रणबीर सिंह बिष्ट, बड़े लोग थे उसमें शामिल थे। तो वहां से, लेकिन वहां जाने के बाद समझ में आया कि रंगमंच की एक बहुत गंभीर विधा है, और तब से रंगमंच एक तरीके से जो एक बीमारी की तरीके से लगा। फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि उसी समय 1976 में लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी खुल गई। तो भारतीय नाट्य अकेडमी में मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, भारतीय नाट्य अकेडमी में, और डायरेक्शन में, थिएटर डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन किया। और उसके बाद से, उससे पहले मैं सिर्फ एक्टिंग करता था, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने थिएटर में डायरेक्शन मुख्य रूप से करना शुरू किया, और अब तक वही डायरेक्शन ही, थिएटर डायरेक्शन ही मेरा मुख्य फील्ड है। तो ये लगभग शुरुआत का यही तरीका रहा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि बचपन में कृष्ण बन के मोहल्ले के लोगों को उनका मनोरंजन करना, और मतलब ये बाल बाल सुलभ जो हटखेलियाँ थी, ये धीरे 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 कहीं ना कहीं आगे बढ़ी। 1985 में जब आपने रामलीला का निर्देशन किया और जिसने आपको नेशनल लेवल के डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया, तो यहाँ से वहां तक की जो यात्रा थी कैसी रही? रोचक, मनोरंजक? बिल्कुल, जब भारतीय नाट्य अकेडमी से कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे थिएटर में बहुत बड़ा अंतर आया। मतलब भारतीय नाट्य अकेडमी में अब कोई पूछ सकता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या सिखाते हैं। कुछ लोग जो है उस वक्त तो खास तौर से लोग कहते थे नाटक में कोई क्या सिखाएगा, नाटक भी सीखने की चीज, एक्टिंग तो जन्मजात होती है, इस तरह की बातें चलती थी। और जब हम लोग बीएनए में जाते थे तो बहुत सारे थिएटर के लोग मजाक भी उड़ाते थे कि यह वर्कशॉप हो रही है अगर, तो कहते थे अच्छा ये क्या मोटर वर्कशॉप है। इस तरह से वर्कशॉप्स का भी बहुत सारे लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा काम होता है वो मेरे साथ भारतीय नाट्य अकेडमी ने किया, होता है आपकी दृष्टि खोल देना, आपको ये समझा देना कि क्या क्या जानने के लिए कितना बड़ा विस्तार, कितना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है, उस समुद्र के एक झलक दिखला देना, ये इंस्टीट्यूट काम करते हैं। फिर उस समुद्र में तैरना, उस समुद्र में आप कितने विशेषज्ञ हो पाते हैं, कहाँ तक, कितनी गहराई तक पहुंच पाते हैं, ये आपके ऊपर है, ये इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता, ये तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने वहां से निकलने के बाद मेघदूत संस्था में ही नाटक का डायरेक्शन शुरू कर दिया, और बहुत सारे नाटक किए उस वक्त लगातार। दुलारी बाई एक नाटक मेरा बहुत, जो मैंने निर्देशन किया उसको बहुत मशहूर हुआ, उसके बहुत सारे शोज हुए। तो उत्तर प्रदेश के स्तर पर तो मुझे उस दुलारी बाई नाटक ने निर्देशक के रूप में स्थापित किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, रामलीला, वाकई में रामलीला मेरा वो पहला नाटक था जो प्रदेश से बाहर निकला। उस वक्त उत्तर प्रदेश, ये नेशनल संगीत नाटक अकेडमी की एक स्कीम हुआ करती थी, असिस्टेंस टू यंग डायरेक्टर्स।
तो उसके अच्छा। लिए प्रोजेक्ट मांगे गए थे। तो मैंने, अच्छा उस वक्त ये था कि वो प्रोजेक्ट्स जो थे वो फोक थिएटर के ऊपर थे। अच्छा, मैंने दुलारी बाई किया था और भी कुछ नाटक किए थे, लेकिन मैं अपने आप को फोक थिएटर का विशेषज्ञ नहीं मानता था बिल्कुल भी, अब भी नहीं हूं, लेकिन अब तो काफी समझ आ गई। उस वक्त तो बिल्कुल भी विशेषज्ञ नहीं मानता था। लेकिन एक एक लालच भी होता है। ये लगा कि संगीत नाटक एकेडमी का ये प्रोजेक्ट है, अगर ये पास हो जाएगा तो एक प्रोडक्शन करने भर का पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट भर दिया था, और यह था किस पे करें, तो रामलीला एक नाटक, एक कहानी थी, हमारे मित्र हैं राकेश, उनकी एक कहानी थी, तो इसके ऊपर हम लोग नाटक करेंगे, और रामलीला का फॉर्म है तो वो जी। फॉर्म ही होगा, तो उसका इसमें उपयोग करेंगे। ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, और उस प्रोजेक्ट के तहत हमने रिहर्सल शुरू कर दिया विदाउट एनी स्क्रिप्ट। सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी, 1-2 पेज की, और बाकी तो रिहर्सल के दौरान ही पूरा रामलीला जो नाटक है वो रिहर्सल के दौरान ही तैयार हुआ, रिहर्सल के दौरान ही लिखा गया। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्शन स्क्रिप्ट है, क्योंकि हमारे पास जो एक्टर्स अवेलेबल थे, उन्हीं एक्टर्स के हिसाब से कैरेक्टर्स बनते चले गए। बिल्कुल। और रामलीला जो है वो रामलीला जो है वो राम कथा तो उसमें है ही, लेकिन रामलीला जो है वो मुख्यतः रामलीला करने वालों की कहानी है। और ये सांप्रदायिकता के विरुद्ध है ये नाटक, जी जी कि जी। एक नाले के किनारे एक बस्ती है, उस बस्ती में जो लोग रहते हैं हर साल कभी बिरहा गाते हैं, कभी नौटंकी करते हैं, कुछ करते हैं। एक साल वो लोग तय करते हैं कि आपकी दशहरे पे हम लोग रामलीला क्यों ना करें, और तय हो जाता है कि हम लोग रामलीला करेंगे। और उस बस्ती में रहने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और सब उस बस्ती में नाले के किनारे बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहते हैं वो, और उस वहां पे वो रामलीला शुरू कर देते हैं। तो वही जो उसमें जो मुसलमान लोग थे वो भी रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो मुस्लिम बड़े मियाँ हैं वो रामलीला के म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो उसमें जो है रिहर्सल शुरू हो जाता है। अब पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग सेठ के पास जाते हैं। वहां से ये है कि पैसा कैसे, एक जो सांस्कृतिक गतिविधि है, हमारे हिसाब से रामलीला एक सांस्कृतिक गतिविधि है, कैसे उसको जब पैसा आता है तो कैसे वो धार्मिक गतिविधि बनने लगती है, और उसका कल्चरल स्वरूप खत्म होने लगता है। ये उस रामलीला में दिखाया था। बाद में पता चला कि एक मुस्लिम सेठ भी है, एक हिंदू सेठ है, दोनों की नजर उस नजूल की जमीन पे है जहां रामलीला होती है, वहां वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। उनके बीच में विवाद होता है, फिर होता है कि मुसलमानों को रामलीला से निकालो, और ये सब बिल्कुल एकदम मार काट मच जाती है, दंगे करा देते हैं दोनों लोग मिलके। और उसके बाद उसमें जो राम का रोल कर रहा होता था उसका पिता उन दंगों में मारा जाता है। और इस तरीके से, और बाद में जो है वो दोनों आपस में समझौता करते हैं कि दोनों सेठ, हिंदू सेठ और मुस्लिम सेठ, के नाले के इस पार की जमीन हमारी, नाले के उस पार की जमीन तुम्हारी, और जो बस्ती वाले हैं जो रामलीला करते हैं उन सबको वहां से खदेड़ दिया जाएगा। ये समझौता होता है, और इस समझौते पे डील हो जाती है, और रामलीला खत्म हो जाती है। ये थी रामलीला की कहानी। ये नाटक जो है पहले जो है चंडीगढ़ में जब इसका शो हुआ, तो वहाँ काफी फ्रिट्ज बेनिफिट्स ने इसको देखा था। वहाँ फ्रिट्ज बेनिफिट्स जर्मन के बड़े डायरेक्टर हैं, वो उस वक्त आए हुए थे, जी और जी। उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द रियल फोक थिएटर इन इंडिया। उस नाटक को देखने के बाद उन्होंने कहा। बहुत। और उसके बाद उस फेस्टिवल से ये हमारा नाटक सेलेक्ट होके, एक ही नाटक जी सेलेक्ट होता था एक जोन से, तो नॉर्थ जोन से, जिसमें के उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब और बहुत सारे स्टेट्स थे, उसमें से हमारा नाटक रामलीला सेलेक्ट हुआ नेशनल फेस्टिवल के लिए। कुल 5 नाटक होने थे नेशनल फेस्टिवल में दिल्ली में। तो उस दिल्ली में हमने जो है वो रामलीला के जब कमानी में शो किया तो बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। और आप जानती होंगे, सुना होगा आपने जरूर, जी सफदर हाशमी, जी जो जी नुक्कड़ जी। नाटकों के लिए जिनका के पितामह माने जाते हैं। जी जी नाटक करते हुए भी उनका ही जो मर्डर हुआ था, नाटक के जी। परफॉर्मेंस के बिल्कुल। दौरान ही उनका मर्डर हुआ था। तो उसने, सफदर हमारा दोस्त था, उसने देखा इस नाटक को, और सफदर ने कहा कि ये नाटक तुम कमानी ऑडिटोरियम में कर रहे हो, क्या जिनको ये नाटक देखना चाहिए वो कमानी में आएंगे? ये बहुत जरूरी नाटक है आज की सोसाइटी के लिए, जहाँ कम्युनलिज्म इस तरीके से हावी हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी नाटक है। तो हमने कहा हम बिल्कुल इसको करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो हम लोग कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, और हम लोग इसके शोज करेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है कि इसकी एस्थेटिक्स को हम नहीं बदलने देंगे। इसको हम करेंगे पूरी एस्थेटिक्स के साथ, उतनी ही लाइट्स के साथ, उसी तरह के मंच के ऊपर करेंगे। तो सफदर ने कहा ठीक है, आपको पूरा मंच, पूरी लाइट्स, जो आपको डिजाइन चाहिए सब जगह मिलेगा। फिर उसने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में इसके 9 शोज कराए,
और एक एक शो में 5-5, 7-7 हजार की भीड़ होती थी। इतना संतोष होता था उस नाटक को करने के बाद कि लोग एक तो नारे लगाते थे, जी जी मेघदूत के साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की भीड़ से नारे लगते थे और लोग मिलके आते थे, कहते अब हमको समझ में आ गया कि दंगा कैसे होता है, आप निश्चिंत रहिए, हमारे एरिया में अब दंगा नहीं होगा। तो इतना संतोष मिलता था कि हमारी कला जो है एक सामाजिक बदलाव में बड़ी भूमिका निभा। सहयोग कर रही है। जी 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 बिल्कुल। जी नहीं तो सब फिर उसके रामलीला तो के पूरे देश जी में अलग अलग शहरों में अलग अलग फेस्टिवल्स में बहुत सारे 100 से ज्यादा शो थे। जी और सफदर हाशमी ये तो काफी बड़ी भूमिका रही है, बल्कि हमारे थिएटर ने भी उनका नाटक मशीन का मंचन यहाँ पर किया था। अच्छा, अरे वाह वाह, अच्छा अच्छा वो अच्छा। जो सोच है उन नुक्कड़ नाटकों के पीछे और लोगों के बीच में जाना, जनमानस के बीच में जाना, वहां जाकर प्रदर्शन करना, जागरूकता फैलाना, ये जो है नुक्कड़ नाटकों का बहुत अहम भूमिका रही है जनमानस के अंदर चेतना जगाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से हम नुक्कड़ नाटक की तरफ चलते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि नुक्कड़ नाटकों की अ, क्या भूमिका रही है आज की तारीख में, नुक्कड़ नाटकों में क्या बदलाव आया है? अ, देखिए उस वक्त जबकि मैं बात कर रहा हूँ, सफदर हाशमी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जी तो जी नुक्कड़ नाटक एक बहुत बड़ा, एक तरीके से लोगों को जागरूक करने का बहुत बड़ा माध्यम थे। हर शहर में कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते थे जो नुक्कड़ नाटक करते थे और नुक्कड़ नाटक एक कमिटमेंट की चीज मानी जाती थी, क्योंकि नुक्कड़ नाटक करने के लिए तो सड़क पे भी लेटना पड़ता था ना, कि सड़क पे लेटना है, मिट्टी में लेटना है, कोई मंच तो उसके लिए होता नहीं था, धूप में नाटक करना है, दिन के समय, कोई लाइट के समय करना नहीं है, तो जी धूप, तपती धूप में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए हैं, पसीने बह रहे हैं और जमीन पे लेटे हैं, चिपचिपा रहा है, उस तरह से भी पूरी टीम हमारी, जो इप्टा की टीम थी उस वक्त, इप्टा के साथ भी काम किया मैंने, तो वो करते थे। लेकिन सफदर से मेरा एक लगातार एक बहस चलती रहती थी। मैं ये कहता था कि नुक्कड़ नाटक धीरे धीरे नारेबाजी बनते जा रहे हैं, तो ये नारेबाजी जो है, ये नुक्कड़ नाटक नहीं, ये प्रचार सिर्फ होता जा रहा है। तो हम इसकी अगर एक एस्थेटिक्स डेवलप कर सकें कि इसकी एक्टिंग कैसे होगी, नुक्कड़ पे किया जाना है तो उसका उसका ऑडियो जो है वो किस तरह का ऑडियो होगा, अभिनय का स्टाइल क्या होगा, उसका डिजाइनिंग क्या होगा, उसकी स्क्रिप्ट अलग ढंग से कैसे लिखी जाएगी, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल काम करना चाहिए। और इसको लेके सफदर बहुत उत्साही था, कह रहा था कि तुम करो और हम लोग जो है इसको करते हैं। उसके बाद कई हम लोगों की मीटिंग्स हुई, लेकिन इस बीच में हमने कई नाटक किए, नुक्कड़ नाटक उस दौरान, और सफदर ने भी किया, उसके नाटकों में भी जो है उसने इस बात की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद सफदर का मर्डर हो गया। उसके बाद मैंने एक नाटक किया, पर्दाफाश, और मैंने सोचा था कि इस नाटक को मैं, इसमें जो पूरा एस्थेटिकली, कि इसमें पूरा कलात्मक आनंद भी मिले। मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा आती थी कि हमारा दर्शक जो है उपदेश के लिए तो नाटक देखे और मनोरंजन के लिए घटिया फिल्में देखे। तो इसका मतलब जब वो घटिया फिल्में देखता है तो उसकी मानसिकता हमारा नाटक देख के जितनी बड़ी होती है उतनी ही वापस नीचे आ जाती वापस है घटिया फिल्में देखने से। जी जी तो इसलिए अगर हम हमारा जो नाटक, नुक्कड़ नाटक है, वो उनको आनंद, कलात्मक आनंद भी दे सके, मनोरंजन भी कर सके और अपनी बात भी कह सके, ये हो जाए। तो उसके लिए फिर एक नाटक किया, पर्दाफाश। 1989 में एक हम लोगों ने अयोध्या मार्च किया था, उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जी और लखनऊ से लेकर अयोध्या मार्च 6 दिन में हम लोग पहुंचे थे। उसके लिए खासतौर से ये नाटक तैयार किया था और पूरे रास्ते हम लोग इस नाटक को करते हुए गए, अयोध्या तक करते हुए गए, और बहुत ज्यादा जो है उस वक्त कैफी आजमी भी हमारे, जो हमारा जो प्रोसेशन था वहां तक का मार्च था, उसको लीड कैफी आजमी कर रहे थे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, मुद्रा राक्षस वगैरह काफी लोग थे। तो उसके दौरान फिर कैफी आजमी ने ये कहा कि ये नाटक जो है, ये नाटक, इट इज ए मॉडल स्ट्रीट प्ले। तो उसको मॉडल स्ट्रीट प्ले उन्होंने कहा कि और लोग जो नाटक करें, नुक्कड़ नाटक करें, तो वो इससे इस सीखें कि मॉडल से सीखें। जी कैसे कैसे नुक्कड़ नाटक भी कैसे प्रभावशाली हो सकता है, कलात्मक हो सकता है। तो वो भी बहुत सफल हुआ। उसके बाद में एक चौराहा 89 के नाम से फेस्टिवल हुआ, कोई सहमत ने कराया था दिल्ली में, उसमें भी हम लोग इसको लेके गए, उसके बहुत सारे हम लोगों ने शोज किए। तो उस वक्त तो नुक्कड़ नाटक वो लोग करते थे जिनमें के मन में बहुत एक दृढ़ संकल्प होता था, कमिटमेंट होता था, जो कुछ बात कहने की तड़प होती थी, वो लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया है,
अब नुक्कड़ नाटक सरकारी योजनाओं के प्रचार का माध्यम बन के रह गए, कि जो भी के नशाबंदी के ऊपर नाटक कर लो, पल्स पोलियो के प्रचार के लिए नाटक कर लो, दहेज के विरुद्ध नाटक कर लो, मतलब जो भी सरकार की योजनाएं हैं कि आप उसके लिए आप नाटक कर लो। अब आजकल तो और भी ज्यादा कि जो जिस भी तरह की योजनाएं हैं उनके ऊपर आप उनकी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक। तो अब जो लोग नाटक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उनमें वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। उस वक्त जिन लोगों को जमीन पे लेटने में और चौराहे पे नाटक करने में शर्म आती थी, अब उस तरह के लोग इस नुक्कड़ नाटक से, क्योंकि यहाँ अब पैसा, पहले तो पैसा मिलता नहीं था, पहले तो जो भी करना होता था अपने पास से पैसा लगाना होता था, तो अब बहुत सारे लोग नुक्कड़ नाटक, अब तो इसलिए नुक्कड़ नाटकों से, हालांकि अभी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, हर प्रदेश में, बहुत, हर शहर में तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत, हर प्रदेश में कम से कम 2-3-4 संस्थाएं ऐसी हैं जो कि नुक्कड़ नाटक अभी भी उसी जज्बे के साथ करती हैं। लेकिन ज्यादातर नुक्कड़ नाटक लोगों को अब समझ में आ गया कि अच्छा नुक्कड़ नाटक करना है तो नुक्कड़ नाटक के नाम पे कुछ भी कर दो, बस योजना का नाम आ जाना चाहिए। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मतलब किसी संस्था को 50 शो मिले तो कागज पे 50 दिखा दिए, 4-5 शो करके 50 शो का पैसा ले लिया, तो नुक्कड़ नाटक के नाम पे अब, तो इसलिए अब नुक्कड़ नाटक उतनी रेस्पेक्ट की चीज नहीं रह गई है। पहले जितनी हम लोगों को करने में जब फख्र होता था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, अब वो नुक्कड़ नाटक में वो सुख तो नहीं रह गया। पता नहीं, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ इस तरह की बात हो गई जैसे हम जब प्रेमचंद की किताबें पढ़ते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ होता है प्रेमचंद बीए, तो जिस फख्र से उन्होंने बीए लिखा था कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात पे बीए की डिग्री ली, प्रॉपर उन्होंने एग्जाम लिखा, तब उन्हें ये डिग्री मिली। आज हम जब बीए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर पत्थर फेंको तो कुछ ऐसी ही स्थिति है कि बस साम दाम आपके पास बीए की डिग्री वैसे भी हो जाएगी। ये इतनी बात नहीं है बीए पास करना। तो इस तरह से नुक्कड़ नाटकों की भी हालात है। मृदुला जी लिख रहे हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मैंने दुलारी बाई का रोल किया था, वो याद कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दुलारी बाई का रोल मृदुला जी ने किया था, और उस नाटक के बाद से मृदुला जी जो है वो आज तक भी लोग जो है उनको दुलारी बाई ही कहते हैं। दुलारी बाई वो करेक्टर इतना, ये 1980 में किया था उन्होंने, जी जी, जो मैंने इस नाटक को 1980 में किया था, तब उन्होंने, शायद उनके भी बिल्कुल शुरुआती नाटकों में था ये, और लेकिन अभी भी लोग उनको इतना, बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय किया था इस नाटक में। और आपका उनका तो काफी लंबा साथ रहा है, तो उनकी तरफ से आपको नमस्कार। हमारे साथ नीलम जी जुड़ चुकी है, सतीश आनंद जी भी कह रहे हैं रोचक बातचीत चल रही है। अच्छा हमने बात की। सतीश जी को नमस्कार, सतीश जी को हमारा नमस्कार। नमस्ते सतीश जी। देखिए मृदुला जी हैं और साथ ही साथ चंद्रकला जी का ये मैसेज आया है, वो ये कह रही है कि आपके द्वारा निर्देशित नाटक भगवत जुगम, हमने लास्ट ईयर मल्टी थिएटर का जब क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल चलता था उन दिनों हमने ये नाटक दिखाया था दर्शकों के लिए। तो वो कह रही है आपको और आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भगवत जुगम नाटक भी जी मेरी रंग यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी और ये नाटक जो है 1991 में इसका पहला शो हुआ था, जी और आज 2021, यानी पिछले 30 साल से लगातार इस हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे नाटक हैं जो इतने लंबे समय से लगातार, मतलब स्क्रिप्ट्स अलग अलग ग्रुप्स करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही ग्रुप जो है और एक ही निर्देशक के निर्देशन में वो इतने 30 साल तक चलता रहे, और आज की तारीख हर साल, अभी भी उसके हर साल कम से कम 2-4-5 शो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवत जुगम है, मृच्छकटिकम है, ऐसे कई संस्कृत नाटकों का आपने अनुवाद किया, निर्देशन किया। मैं जानना चाहूंगी कि क्या सोच थी जब आपने सोचा कि नहीं मुझे इस नाटक को भी मंचित करना है? क्या आपने सोचा था? हो सकता है उससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिले सुनकर, वो आपकी जो यात्रा है उस सोच के पीछे। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि जैसे रामलीला अचानक एक्सीडेंटली, क्योंकि फोक पे ग्रांट मिल रही थी, उस तरीके से हो गया था, और मेरा उसके ऊपर फिर उसका जब नाटक करना है तो फिर उसकी स्टडी और उसके बाद में उसके ऊपर काम करना, वो तो फिर
आपको बहुत कुछ सिखाता चलता है। भगवत युक्यम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवत युक्यम मेरा पहला संस्कृत नाटक था जो मैंने डायरेक्ट किया 1991 में। उस वक्त नॉर्वे में एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होना था, तो उसके लिए प्रोजेक्ट भेजा था और उसमें ये नाटक सेलेक्ट हो गया। जब उस नाटक को, और यही क्यों भेजा था, उस वक्त ये भेजने का कारण ये था कि जब मेरा ये कहना था कि नॉर्वे में जो ऑडियंस होगी वो बहुत सारे देशों का एक बड़ा फेस्टिवल था, तो मेरा कहना था वहां जो ऑडियंस होगी उसमें से कोई सूर्यवन कुलश्रेष्ठ को नहीं जानता, कोई हमारी संस्था को नहीं जानता, कोई हमारे एक्टर्स को नहीं जानता। वहां पर क्या कहा जाएगा कि दिस प्ले इज फ्रॉम इंडिया, तो वी आर गोइंग देयर टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो इसलिए हमें कौन सा नाटक करना है, ये एक चुनौती थी। बहुत सोचा, पहले दिमाग में आया कि क्योंकि इब्सन जो है वो नॉर्वे के हैं, तो इसलिए इब्सन का कोई नाटक किया जाए। फिर खुद ही को रिजेक्ट किया कि इब्सन हम नॉर्वे वालों को जाके दिखाएं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वह इसी से दिमाग आया हम उनको क्या दिखा सकते हैं, तो हमको लगा कि हमें उनको अपने यहाँ का क्लासिकल थिएटर दिखाना चाहिए। तो जब ये आया तो दिमाग में फिर ये आया कि भगवत युक्यम चूंकि एक प्रहसन है और कम लेंथ का नाटक है। देखिए, संस्कृत नाटकों में एक बड़ी विशेष बात है कि वो नाटक, अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा नाटक करना चाहें तो जैसे कुडियाट्टम शैली में आज भी जो वहाँ कूतमपलम, जो केरला में कूतमपलम है, जो टेम्पल थिएटर है, वहां पर जो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम किया जाता है 40 रातों में पूरा होता है वो नाटक। क्योंकि वो जो शैली है, वो शैली इतनी चीजों को, इमोशंस को हाव भाव के माध्यम से इतना स्थापित, लोकेशन तक कोई अपने एक्टिंग से स्थापित करते हैं कि ये कौन सी जगह है, कौन सा पीरियड है, हर चीज को एक्टर स्थापित करता है, पीछे कुछ होता नहीं। तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है उसको करने में। तो इसलिए भगवत युक्यम चूंकि प्रहसन है और छोटा है, इसलिए हम लोगों ने भगवत युक्यम को चुना। और नॉर्वे में जब इसका शो हुआ, मृदला जी सुन रही है, मृदला जी भी उस वक्त साथ में थी, उसमें अभिनय भी कर रही थी और भी काफी काम उन्होंने, नृत्य और कॉस्ट्यूम, नृत्य निर्देशन। जी जी जी, बहुत बेहतरीन नाटक बन पड़ा है, बहुत ही प्यारा नाटक है। तो नॉर्वे में जब शो हुआ तो उसके बाद जो है, वैसे तो वो एक फेस्टिवल था, कंपटीशन नहीं था, लेकिन वहाँ एक ज्यूरी बैठती थी और रोज हर प्ले के ऊपर डिस्कशन होता था। डायरेक्टर को भी बैठाया जाता था, उससे सवाल जवाब होते थे, लोग पूछते थे, अलग अलग तरह के सवाल होते थे। और इंडियन थिएटर के बारे में तो लोगों को बहुत कम मालूम था, इसलिए सबसे हमसे तो बहुत ज्यादा सवाल, अलग अलग तरह के सवाल। जैसे रेड कलर, हमारे यहाँ रेड कलर का कुछ और मीनिंग होता है कि रेड कलर, अगर बिंदी में रेड कलर है, लेकिन रेड कलर हमारे यहाँ वायलेंस का कलर नहीं है रेड। तो इस तरह के सवाल भी बहुत सारे आए। जैसे हमने स्वास्तिक बनाया हुआ था अपने उसके ऊपर, तो ये सवाल आया कि आपने जो है फासिज्म का सिंबल जो है, हिटलर का सिंबल जो है, वो आपने वो क्यों इस्तेमाल किया। तो इस तरह के सवाल आए थे जिसको हम लोगों ने जवाब दिया। और आखिरी दिन ज्यूरी ने ये डिक्लेयर किया, कोई अवार्ड नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे फर्स्ट प्ले का अवार्ड मिला है, क्योंकि वो कंपटीशन था ही नहीं। तो ज्यूरी ने डिक्लेयर किया इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल। और उसके बाद भारत, एक प्रोसेशन निकला पूरे शहर में जिसमें इंडियन फ्लैग लेकर हम लोगों ने उस प्रोसेशन को लीड किया अपने अपने। तो बड़ा, तो अभी भी याद करते हैं वो मूवमेंट, तो बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, हम इंडियंस जो है वो उस प्रोसेशन को, पूरे थिएटर के प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे देशों। और उसके बाद से तो फिर भगवत युक्यम जो है वो, उसके शोज फिनलैंड में और पाकिस्तान में, इंडिया के लगभग, इंडिया में जो थिएटर ओलंपिक्स हुआ था, उस थिएटर ओलंपिक्स में जो है इसका शो किया। भारत रंग महोत्सव में, संस्कृत एकेडमी के बहुत सारे जो है, संस्कृत यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जगह, पूरे हिंदुस्तान में इसके शोज तब से लेकर अब तक लगातार चल रहे हैं। और एक चीज और मैं भगवत युक्यम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। भगवत युक्यम का शो हम लोगों ने फिनलैंड में किया। और फिनलैंड के बाद उन लोगों को ये लगा कि ये नाटक अगर हमारे एक्टर्स करें, तो मतलब हम और मृदला भारद्वाज, हम दो लोग वहां गए, मैंने उस प्ले को उनके एक्टर्स के साथ डायरेक्ट किया। और फिनिश एक्टर्स, मुझे फिनिश भाषा नहीं आती, उनमें से किसी को भी, शायद एक आध को टूटी फूटी थोड़ी सी इंग्लिश आती होगी, उनको केवल उस वक्त, जैसे आज की तारीख में तो फिनलैंड में और कंट्रीज में जब हम जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में,
तो हम देखते हैं कि अब इंग्लिश वहाँ ऐसी हो गई है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोगों ने इंग्लिश पढ़ाई में भी शामिल है। पहले इंग्लिश 90s में नहीं थी और वहाँ बहुत कम लोग जो थे वो इंग्लिश जानते थे। पढ़े लिखे बड़ी फैमिलीज के आप बहुत अमीर लोग भी फिनिश के अलावा कोई भाषा जानते नहीं थे। तो उन लोगों के साथ जब मैंने ये प्ले किया फिनिश भाषा में, तो साउंड, तब ये असली चैलेंज था कि कैसे अपने साउंड पैटर्न्स, क्योंकि हमारा तो पूरा प्ले विजुअल्स और साउंड पैटर्न्स के ऊपर था। म्यूजिक है, म्यूजिक के अलावा म्यूजिक से बड़ा मैं डायलॉग को भी मैं एक म्यूजिक मानता हूँ। डायलॉग्स जो बोलते हैं वो भी संगीत क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मेरे डायलॉग्स में भी एक साउंड पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न उनकी भाषा में उनको कैसे पकड़ाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती ये थी। विजुअल्स तो सब कॉमन होते हैं, आदमी सब लोग समझ लेते हैं, तो विजुअल्स तो क्रिएट कर लिए थे, लेकिन साउंड पैटर्न को, तो वो मैं हिंदी में डायलॉग बोल के उनको साउंड पैटर्न्स पकड़ाने की कोशिश करता था कि कौन से साउंड पैटर्न्स मुझे चाहिए, किस तरह का डायलॉग से कैसा म्यूजिक क्रिएट होगा। और वो बोलते थे बहुत बहुत अच्छा था। कम्युनिकेशन की कभी कभी दिक्कत होती थी। मैं सोचता था कि जेस्चर्स की लैंग्वेज तो सब जगह कॉमन है। तो एक सीन में उनको समझा रहा था, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, मैं ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था। तो मैंने एक्टर्स को कहा कि कम हियर, तो कम हियर कहा, वो अपनी जगह खड़े। फिर हमने कहा कम हियर, वो पीछे चले गए। फिर हमने कहा नो 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 कम हियर। अब वो एक दूसरे को देखें। फिर तो जो वहां इंटरप्रेटर थी, जो वहां की एक फेमस राइटर थी, वो इंटरप्रेटर थी, उसने हमसे कहा व्हाट यू वांट। तो हमने कहा आई वांट देम टू कम टू मी। कहने लगा ओह। then she told me that in Finland this gesture is used for go away. Wow. and to come we use this. Come near we use this. तो ये इतना बाद में मजा आया कि मैं शब्द तो यूज कर रहा था कम हियर, बट जेस्चर वाज go away. go away. Gesture was for go away. तो इस तरीके से जो है इस तरह की चीजों से जूझते हुए, कम्युनिकेशन गैप से जूझते हुए, लेकिन बाद में तो ऐसा कम्युनिकेशन बन गया था। और खासतौर से जब शो हुआ, तो इसमें जब मैंने अपना नाटक फिनलैंड में किया था और जब वो नाटक फिनिश भाषा में किया, तो और हिंदुस्तान में भी सब लोगों ने एक ही बात कही कि रंगमंच की अपनी एक भाषा होती है। ये सिद्धांत साकार हुआ। मतलब स्पोकन लैंग्वेज का मोहताज नहीं है रंगमंच। रंगमंच जो अपना विजुअल से, साउंड से, म्यूजिक से, एक्टिंग से अपने आप एक लैंग्वेज क्रिएट करता है। ये लिखा। इसने एक और आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्ले करें कि आधे एक्टर्स फिनलैंड से लें और आधे एक्टर्स इंडिया से लें। तो उन लोगों को लिया, और जो फिनिश एक्टर्स थे, भगवत जुक्यम ही किया फिर से उसमें, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स थे जो फिनलैंड से थे और बाकी कुछ इंडिया से थे। और फिनलैंड के एक्टर, जैसे इसमें गुरु और शिष्य, आपको याद होगा भगवत जुक्यम में, हाँ, तो गुरु हमने जो है वो फिनलैंड से लिया और शिष्य इंडिया से। और गुरु सारे संवाद फिनिश भाषा में बोलता था और शिष्य जो है हिंदी में रिप्लाई करता था। और उसके बहुत सारे शोज किए वहां पर भी, और इंडिया में भी उसके बहुत सारे शोज किए। दिल्ली में भी शो किया। उस वक्त आईसीसीआर के चेयरमैन थे वसंत साठे जी, वो भी आए उसको देखने के लिए। और सब लोगों ने कहा कि ये तो अद्भुत है कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं महसूस हो रही, क्या ये किस भाषा में, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पूरा वो फिनिश भी बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको सब समझ में आ रहा है। मतलब ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। और फिर ना क्या होता है कि हमें दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं, वो एक लय स्थापित हो जाती है और बस दर्शकों तक बात पहुंच जाती है। आपकी बात सुन के मुझे याद आया, 3 साल पहले हमने यहाँ से बगल वाले स्टेट में जाके हमें परफॉर्मेंस करनी थी। रसा फेस्टिवल था, तो चैलेंज ये था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से एक एक्टर ले लीजिए और आप अपनी तरफ से एक एक्टर लीजिए। दास्तान गोई उन्होंने काफी देखी थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि 2 एक्टर का ही आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो मैंने कहा दास्तान गोई किस तरह से हम कर पाएंगे, समय बहुत कम था, लेकिन ये चैलेंज भी पूरा हुआ। हमने वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है उनके स्टेट में, तो उनके साथ हमारा संपर्क हुआ। हमने एक कहानी चुनी, द विच नाम की कहानी है मृणाल पांडे जी की।
बहुत अच्छी। तो हमने सोचा इसको हम मंचित करते हैं। तो हमने, जैसा आपने बताया ना कि आधा आधा हमने साझा कर लिया था, तो वो इंग्लिश में बोल रही होती थी, मैं हिंदी में बोल रही होती थी। अपने अपने डायलॉग्स हमने डिसाइड कर लिए थे और सिर्फ एक्सप्रेशन से, जो आप कहते हैं संवादों का भी अपना एक साउंड होता है, उससे हम एक दूसरे की भाषा, मैं तो उनकी भाषा समझ पा रही थी लेकिन वो तो हिंदी बिल्कुल नहीं समझती थी, तो वो साउंड से समझ पा रही थी कि हाँ यहाँ तक हो गए हैं डायलॉग, इसका मतलब ये है, अब मेरा नंबर है। एंड बहुत प्यारा वो छोटा सा का बन अच्छा, रहा था। ऑडियंस तो किस भाषा को जी, जानने वाली थी आपकी, जो आपने ये प्रयोग किया? हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों जानने वाली। अच्छा मिक्स्ड। सो अच्छा, हमारी तो ऑडियंस जब फिनलैंड में थी तो उसमें से एक भी आदमी हिंदी नहीं जानता था, हिंदी नहीं और जानते जब थे, इंडिया में बिल्कुल किया तो कोई एक भी आदमी फिनिश नहीं जानता था। फिनिश नहीं जानते थे। हाँ, अब तो संवाद की जो भाषा है कम से कम इंग्लिश अब है कि आप एक हाँ, ब्रिज लैंग्वेज है, बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। समय जब बिल्कुल नहीं समझ में आती थी तब भी डायलॉग्स एंड ये अपने आप, और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस समय में ये साहस किया, उससे हम लोगों को सीख मिलती है कि बिल्कुल अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट कर सकते हैं। जब आपने फिनिश लोगों को अपना नाटक समझा दिया उस तरह से, तो इसी साहस की ही बात पर आना चाहूंगी कि आजकल बड़े दो तरह के नाटक है। एक तो है जिन पे आपको मेहनत करनी होती है, रीडिंग करनी होती है, समझना होता है, उस नाटक का मूड समझना होता है, उसको अपने हिसाब से ढालना होता है, कई बार ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती। एक है, दूसरा है सहज सुलभ सस्ते नाटक, रेडी नाटक। आप उठना है, जाके मंचित कर देना है, हल्के फुल्के डायलॉग्स। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस तरफ जाएंगे? जाहिर है किसी अच्छी कहानी पर, जिसमें कि आप दर्शकों तक कोई अच्छा मैसेज भी पहुंचा सके, एट द सेम टाइम एंटरटेन भी कर सके, एट द सेम टाइम अपनी संस्कृति भी दिखा सके कि ये है भारतीय रंगमंच। लेकिन उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो समय भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं और दर्शकों का समय भी खराब करते देखिए, हमारा ये मानना है कि मैं रंगमंच को या आर्ट को, हैं? किसी भी आर्ट को, एक चीज होती है फिलॉसफी, एक होता है रिलीजन, और उसके बीच में मैं आर्ट को रखता हूँ। फिलॉसफी इतनी टफ है समझना उसको कि आम आदमी को फिलॉसफी समझ में नहीं आती, और कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल चीजें समझ में नहीं आती है। और धर्म जो है इतना क्रूड है, वो इतना क्रूड है कि वो सिर्फ खाली आप रिचुअल्स में फंस के रह जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, उसके पीछे की जो गहराई है फिलॉसफी, उसमें नहीं जा पाते। ये आर्ट है जो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके दर्शक के सामने रखती है। तो मैं तो ऐसे नाटकों के पक्ष में हूं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हों, जिनको समझना अभिनेता के लिए और निर्देशक के लिए मुश्किल हो। लेकिन जब अभिनेता और निर्देशक मिलकर उसको तैयार करके दर्शकों के सामने ले जाएं तो दर्शकों के लिए समझना मुश्किल ना हो। ये कठिन चीज को सरल बनाना, ये मैं सबसे बड़ी कला मानता हूं कि अगर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ठीक है, मतलब बहुत जो मैंने जो भी नाटक अगर किए हैं, चाहे मैंने अंधेरे में मुक्ति बोध की कविता, जो मैंने पहला निर्देशन किया था, वो तो बहुत जटिल कविता है, लेकिन वही तो काम था कि वो कविता से को आम आदमी, जो आम दर्शक कैसे महसूस करे। अगर उसके लिए भी हमने जटिल को और जटिल बना दिया तो बेहतर है वो किताब में ही कविता छपी है, फिर हमारे इसमें कोई भूमिका है नहीं। इसी जी, तरह से जो नाटक, अगर कोई, मुझे ये अपने लिए मुझे लगता है कि जो भी नाटक है वो मैं वही नाटक करूं जो मेरे लिए कुछ चुनौतियां पेश करे। अगर वो नाटक मैंने पढ़ा और एक बार पढ़ते ही मेरी पूरी तस्वीर बन गई और ये कर दिया, उसके बाद फिर बाएं हाथ से उसको कर दिया, जो हल्के फुल्के नाटक है, मैं इसलिए हल्के फुल्के नाटकों को, सटायर भी अगर मैं करता हूं, मैं कॉमेडी भी करता हूं, तो मैं सोचता हूं इसमें से क्या निकल सकता है और क्या अर्थ है इसके जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो गहरी स्क्रिप्ट्स, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन सरल। ये किसी आर्टिस्ट ने, ये किसी फिलोसोफर ने कहा था, नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो कोई एक अनजान व्यक्ति भी खींच सकता है, सरल रेखा खींचना मुश्किल होता है। तो इसी तरीके हमारा काम है कि वो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं स्क्रिप्ट में खींची हुई हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी जटिल स्क्रिप्ट है,
करेक्टराइजेशन को लेके, सिचुएशंस को लेके, इश्यूज को लेके टेढ़ी मेढ़ी स्क्रिप्ट है। हम उसको सरल रेखा बना के दर्शक तक, मतलब दर्शक को हम उसको उसका एक्सपीरियंस करा दें, सिर्फ खाली उसको उपदेश ना दें, दर्शक हमारे नाटक को अनुभव कर सके, ये मेरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मैंने कि आपको तो स्थिति पता ही है नाटकों की कमोबेश, तो अक्सर देखा है कि ऐसे नाटक ढूंढे जाते हैं जो सिर्फ लोगों को हंसा सके, कॉमेडी हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके और नाटकों को सराहा जा सके। एट द सेम टाइम ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा चैलेंजिंग स्क्रिप्ट उठाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो आज की जो स्थिति हो रही है हिंदी नाटकों की, जो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और इन डायरेक्टर्स को जो चैलेंजेस नहीं लेते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना, मतलब उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने दो सवालों को ऐसा एक साथ पिरोया है, लेकिन मैं थोड़ा दोनों के अलग अलग ही जो है इसको, पहले तो रंगमंच की स्थिति क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ खासतौर से हिंदी प्रदेशों में रंगमंच की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ एक आध सेंटर्स को छोड़ के। देखिए हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो लोक शैलियां थी, अब नौटंकी होती थी, बंगाल में यात्रा होती थी, तमाशा महाराष्ट्र में था, हमारे यहाँ भगत थी, ये मतलब ये सारे जो फॉर्म्स थे, ये सारे फॉर्म्स जो है हम लोगों ने इनको पिछड़ा मान लिया और इनको हमने छोड़ दिया। हम मॉडर्न थिएटर की तरफ बढ़ गए और वो मॉडर्न थिएटर जो था वो पश्चिम से आया था। मैं पश्चिम के नाटकों के, पश्चिम के विज्ञान के, उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं तो गांधी जी के सिद्धांत को मानता हूं कि हमारी जड़ें जमीन में होनी चाहिए, लेकिन हमारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए, कि खिड़कियां खुली होनी चाहिए, जितना जो बाहर से आए उसको ले लो, लेकिन जड़ें ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो हुआ ये कि हम लोगों ने लोक शैलियों को तो नेग्लेक्ट कर दिया, उसको घटिया चीज मान लिया, और जो पाश्चात्य से लिया वो एक तरह से सतही रूप में लिया, उसके एक्सटर्नल चीजों को ले लिया, वो हमारे जमीन पे से, हमारे दर्शक की मानसिकता से। जैसे एब्सर्ड थिएटर एक टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन लाइफ इज एब्सर्ड, ये जो एब्सर्ड थिएटर का जो कंटेंट होता था, वो कंटेंट उस पीरियड में, आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा वो, क्योंकि ऑडियंस उस तरह से सोच ही नहीं सकती। हमारे यहाँ तो अभी इश्यू है लाइफ इज डिफिकल्ट टू लिव, अभी हम लाइफ इज एब्सर्ड तक तो सोच हमारी ऑडियंस का, हमारे लोगों का पहुंचा नहीं है। तो उस तरह के सोच, उस तरह के जो हमारी ऑडियंस किस लेवल पे है, वो ऑडियंस किस तरीके से सोचती है, उसकी जरूरतें क्या है, ये बहुत बेसिक जरूरत थी। तो उस वक्त हमने उसको फोक को रिजेक्ट कर दिया। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हम वेस्टर्न को रिजेक्ट कर दे रहे हैं और हम ओरिजिनल फोक की तरफ, मतलब आज की तारीख में तो ये हो रहा है कि जो 2000 साल पहले होता था वही हमारी संस्कृति है। मेरा ये कहना है कि संस्कृति भी एक बहती नदी है, वो बहते बहते अपने आसपास की जमीन से जो है मिनरल्स को और चीजों को कलेक्ट करते हुए, वो पानी लगातार जब बहते बहते समुद्र की तरफ बढ़ता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को समेटता चलता है। इसी तरह संस्कृति भी जब समय के साथ बहती है, तो मतलब खासतौर से अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर शक आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, डच आए, यहाँ पर मुस्लिम्स आए, क्रिश्चियंस, इंग्लैंड से लोग आए, सब लोग अपने साथ कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन चीजें लेकर आए थे। तो उन बेहतरीन चीजों को हमारी संस्कृति ने अपने साथ लपेट लिया है। तो हमको अपना आगे का जो थिएटर या आगे का जो आर्ट फॉर्म्स जो है वो, और या हमारे आगे की जो संस्कृति है, वो उस बहती हुई संस्कृति में उनके प्रभावों को शामिल करते हुए आगे बढ़ेगी। वो ओरिजिनल वो संस्कृति हमारी, जिसको 2000 साल पहले होता था, हम कहने लगे कि वही हमारी संस्कृति है और उसी का महिमा मंडन करने लगे और उसी को ढूंढ ढूंढ के उसको साइंटिफिकली सही साबित करने की कोशिश करने लगे। मुझे लगता है कि ये एक कुतर्क और कुप्रयास है। वो बहती नदी है, अब जिस शक्ल में हमारे पास आई है, हम इसको आगे बहाव में इसमें क्या जोड़ सकते हैं, उसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा काम होना चाहिए। ये हुआ नहीं। एक तरफ जो मतलब फोक को रिजेक्ट कर दिया, रियलिस्टिक थिएटर, एब्स्ट्रैक्ट थिएटर, ये सारी चीजें यहाँ आई। और हमारे जो देखिए, हमारे फोक थिएटर की जो सबसे बड़ी ताकत क्या थी
कि उसके लिए वो किस स्पेस पे मंचित किया जाना है। उसको सुसज्जित प्रेक्षागृह की जरूरत नहीं थी सबसे बिल्कुल नहीं पहले। है। जी जी उसकी जी। एक्टिंग स्टाइल पूरी, उसका उसका वॉइस, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, नौटंकी में नकारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वहां सितार नहीं बजता, तो जी उसके नकारा बजता है जिसकी आवाज जो है वो बहुत दूर तक जिसकी आवाज जाती है। तो वो इस तरह से उसका पूरे फॉर्म क्रिएट किए गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडिटोरियम्स थे ही नहीं। अब हमने जो है हमारे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकेडमी और जगह या जो जिसमें जिसको प्रतिष्ठित किया गया, जिसको ज्यादा सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, और उसी तरफ सारे रंगकर्मी भागे और हमने एक ऐसी शैली बना ली जो ऑडिटोरियम्स की मोहताज है। तो अब रंगमंच सिर्फ उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहां अच्छे ऑडिटोरियम हो, और जो दूसरे शहर जहां ऑडिटोरियम्स नहीं है वहां से रंगमंच खत्म होता चला जा रहा है, उनका फोक भी चला गया। और बाकी दूसरा रंगमंच जो हमने, जी। जिसको हमने कहा हम रंगमंच का विकास और प्रोफेशनल थिएटर और ये थिएटर वो थिएटर, वो वहां पहुंचा नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे करके, अच्छा उसके बाद आ गई फिल्म। फिर देखिए एक चीज और, मैं जो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे जी लगता है जी कि बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है। अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत चीज थिएटर में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, जिसको आप भी बिलोंग करती हैं, वो है कम्युनिटी थिएटर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह। प्रोफेशनल थिएटर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका का कम्युनिटी थिएटर है। जी। और कम्युनिटी थिएटर, मैं तो एक फेस्टिवल हुआ था मिशिगन में ही, बेंटन हार्बर में एक अच्छा फेस्टिवल अच्छा। हुआ था। तो जी वहाँ जी मैंने और मतलब भरद्वाज दोनों ने जी। फिनलैंड का एक प्ले था, उसको डिजाइन किया था। तो फिनलैंड, टीम फिनलैंड की थी और हम लोग साथ में गए थे और वहां पर उसका शो हुआ था, वहां पर किया था। और वो ऑर्गेनाइज किया था जो एक इंटरनेशनल एमेटर थिएटर एसोसिएशन प्लस अमेरिकन कम्युनिटी थिएटर, इन लोगों ने। और इतना अद्भुत फेस्टिवल था, ऐसी ऐसी प्रस्तुतियां देखने को मिली कि मुझे लगता था कि प्रोफेशनल्स क्या कर पाएंगे, ये जो क्रिएटिविटी थी उसके अंदर। तो ये जो एक एमेटर थिएटर, फिर उसके बाद उसका गलत प्रोनाउंसिएशन एमेच्योर थिएटर, ये सब करके हम लोगों ने जो वो जो कम्युनिटी थिएटर, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ उसको एमेटर थिएटर या एमेच्योर थिएटर बल्कि कह देते हैं लोग। तो एमेच्योर थिएटर लगता है ये कोई घटिया सी चीज है, और प्रोफेशनल कोई बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि ये जब तक कम्युनिटी थिएटर, अगर हम लोग भी उसको कम्युनिटी थिएटर कहना शुरू कर दें, कि जी जो लोग करते हैं स्वेच्छा से करते हैं, ये उनका प्रोफेशन नहीं है फिर भी करते हैं और जुनून से करते हैं, एक पैशन होता है उनको करने में, जी वो जो थिएटर करते हैं उसमें जो क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो इंडिया में क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूट्स जब खुले, तब ये हुआ कि हमको थिएटर को प्रोफेशनल बनाना है, हमको थिएटर को प्रोफेशनल बनाना है। तो प्रोफेशनल बनाने की कोशिश में जब लोग वहां से निकले, वो सब हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल बन गए और वो प्रोफेशनल के तौर पे करना चाहे। और जो ये जो एमेटर थिएटर था या जो कम्युनिटी थिएटर था, इसको एक हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। जी जी जी। ये तो अभी नौसिखी है जो अंतर समझ नहीं पाए कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है यही हमें मार रहा है। ये जो बिल्कुल बिल्कुल हमें मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से क्या हुआ कि एमेटर थिएटर, अच्छा एक और भी भारतीय की स्थितियां भी थोड़ी सी डिफरेंट रही। पहले यहाँ पर जो लोग जो नौकरियों में होते थे, जी 10 से 5 की नौकरी होती थी, 5 बजे के बाद फ्री हो जाते थे। और 5 बजे के बाद जिनके अंदर पैशन होता था वो सब थिएटर में। मैं थिएटर। खुद LIC में नौकरी करता था जो अच्छा शुरुआती, बाद अच्छा। में मैंने रिजाइन किया। तो इसलिए थिएटर मेरी रोजी रोटी उस समय तो नहीं ही थी। अब घर चलता था LIC की तनख्वाह से और हम पैशन के साथ थिएटर करते थे। अब जितने भी उस लखनऊ के 70 से लेकर 85 के पीरियड को या 90 तक के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड जो है, इस गोल्डन पीरियड में ये इसीलिए था क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग वो थे जो काम कर रहे थे, जो कि कहीं नौकरी करते थे, उन्हीं की आजीविका थिएटर से नहीं चलती थी। तो इसलिए वो थिएटर बहुत, अब जो है जो नौकरी वाले लोग हैं, एक ये भी आज की आर्थिक स्थितियां ऐसी हो गई हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है कि नौकरी वाले लोगों के पास अब यहाँ पर टाइम नहीं रह गया थिएटर करने का। तो इसलिए एक ये भी समस्या है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो, कम्युनिटी थिएटर भी कम हो रहा है, कम्युनिटी थिएटर को हेय माना गया इसलिए भी कम हो रहा है।
और प्रोफेशनल थिएटर जो है, कहा जरूर उसे प्रोफेशनल गया, लेकिन वो प्रोफेशनल थिएटर तो कहीं स्थापित हो नहीं पाया। कोई भी, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में सरकारी जो रंग मंडल है उसके अलावा कोई भी संस्था हिंदी बेल्ट में कम से कम जो कर रही है उसको प्रोफेशनल थिएटर नहीं कहा सकता। उससे कलाकारों की रोजी रोटी नहीं चल रही, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसकी रोजी रोटी चलना, वो कब इस इंतजार में रहता है कब यहाँ से मौका मिले तो मैं फिल्म में पहुंच जाऊं। और इसलिए आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है, जो थिएटर ग्रुप्स हैं, इस प्रोफेशनल थिएटर के प्रोफेशनल ना बन पाने से और एमेटर के घटिया समझ ली जाने से ये स्थिति हो गई है कि अगर अनुभवी एक्टर एक्ट्रेसेस मिलना मुश्किल है, या तो हमारी एज ग्रुप के लोग मिलते हैं लखनऊ शहर में या हिंदी बेल्ट में एक्टिंग करने के लिए, या यंगस्टर्स मिलते हैं। जैसे ही 2-4 साल उन्होंने थिएटर के, 2-4 साल क्या, कुछ तो 6 महीने बाद ही बंबई पहुंच जाते हैं। तो थिएटर में अनुभवी लोग रह ही नहीं गए कि जिन्हें 5 साल 10 साल थिएटर किया हुआ हो। और क्योंकि 5 साल 10 साल में थिएटर करने पे तो आदमी खुलता है, उसका एक्टिंग में निखार आता है, उसके डायरेक्शन में निखार आता है, तो तब उसके बाद वो स्थापित होता है। मैंने खुद 74 से लेकर जब 85 तक लगातार काम किया, तो 85 में पहली प्रस्तुति नेशनल लेवल पे गई थी। तो ये अब जल्दी, तो इसीलिए थिएटर की क्वालिटी भी जो है, इसमें मैं पीढ़ी को दोष नहीं दे रहा, टोटल स्थितियां जिस तरह की बनी, हमारी पुरानी पीढ़ी भी उसके लिए जिम्मेदार है कि ऐसी स्थितियां हमने क्यों बनने दी। तो नई पीढ़ी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन स्थिति पर ही ये सवाल है कि अब तो सुना है कि अच्छे खासे प्रतिष्ठान जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ भी सोच रहे हैं। तो क्या ये स्थिति, मतलब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि ऑनलाइन भी जाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि अभिनय, जैसे आप उस तरफ है मैं इस तरफ, मैं आपसे अभिनय सीख सकती हूँ ऑनलाइन, सारा कुछ, हर कुछ? मेरा ये मानना है कि देखिए, ये ऑनलाइन थिएटर की बात जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि ये कोरोना पीरियड चल रहा है। तो कोरोना में चूंकि इंस्टीट्यूट्स में लोगों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, या इंस्टीट्यूट्स ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक चीज ये है कि जैसे कि एक हमारे यहाँ एक थोड़ा काहिल बना भी होता है। काहिल बना ये होता है, सारे स्कूल बंद हैं तो हम भी बंद कर दें। अरे सारे स्कूल्स में 1000-1000, 5-5000, 10-10 हजार, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बच्चे होते हैं। ड्रामा स्कूल में कितने लोग होते हैं? एक क्लास में 20 लोग, 25 लोग। तो उन 25 लोगों को इकट्ठा करके, उनको एक बबल बना के, सैनिटाइज करके, जो क्लासरूम्स को, वहां उनको वैक्सीनेशन देके ये संभव है कि हम उनके क्लासेस को कर सकें। लेकिन सब बंद है तो हम भी बंद हैं। कर्मचारियों और सारे लोगों को वहां पर छुट्टी मिल रही है कि सारे स्कूल बंद है, तो स्कूल, आदेश आ गया स्कूल बंद रहेंगे तो हमारा स्कूल भी बंद रहेगा। मुझे लगता है कि थिएटर के लोगों को थोड़ा अलग ढंग से सोचना चाहिए कि हम नॉर्मल स्कूल्स की तरह नहीं है। तो कोरोना पीरियड में हम कैसे कोप अप करते हैं? बहुत गंभीर स्थिति हो तो ठीक है, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, लेकिन अब साल भर 2 साल बंद ही रहेगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस को कि कैसे वो लोगों को सामने लाके क्लास कर सकें। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूं कि थिएटर जो है, थिएटर एक चूंकि लाइव आर्ट है। अभी देखिए इधर बहुत कुछ हो रहा है कि जो प्लेस को ऑनलाइन फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और ऑनलाइन फेस्टिवल्स लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई जा रही है। शुरू में मुझे लगा था कि शायद ये कुछ इसका वो यही एक रास्ता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन फेस्टिवल्स जो मैं देखता हूँ थिएटर के, मुझे चूंकि वो रिकॉर्डिंग्स दिखाई जा रही है, तो रिकॉर्डिंग्स देखने में, मैं अपना नाटक खुद रिकॉर्डेड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो है 25% भी नहीं बचा जो इसका आनंद मंच पे देखने में, मंच पर देखा जाता है। ये सवाल तो हमने पहले भी काफी इस बारे में चर्चा भी की है, रंग विमर्श रखा है, ऑनलाइन कब तक चलेगा। पिछला साल जो था 2020, वो हम अगर भूल जाए तो मुझे लगता है कि रंगमंच वापस उसी स्थिति में आ जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि उसका आनंद जो है स्टेज पर ही है, दर्शकों के सामने परफॉर्म करने में ही है। उनकी तालियां, उनकी वाहवाही, उनके रिएक्शंस, जिनसे हम कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, वही सही तरीका है रंगमंच का। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर हमको स्क्रीन पे ही देखना है तो स्क्रीन पे देखने के लिए तो इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स से, अमेजॉन से लेके, हॉटस्टार से लेके, और एक से एक फिल्म्स है जो कि
स्क्रीन के माध्यम को ध्यान में रखते हुए शूट की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हमने जब शूट किया तो हमने तो अपने रिकॉर्ड रखने के लिए शूट किया था कि यादगार रहे, अगर कोई चीज भूल जाए तो देख लें। ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इसको देख के दर्शकों के सामने हम लेके जाएंगे। अब वही हम दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक चीज, नई चीज डेवलप होनी चाहिए कि जिसको मैं कहता हूं कि थिएटर ऑन स्क्रीन। इट विल बी थिएटर, इट विल नॉट बी फिल्म, बट उसको हम एक रंगमंच पे लाइव नाटक को देखिए। लाइव होने का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। एक्टर कंटिन्यूएशन में एक्टिंग करता है, जी एक जी एक जी। शॉट अलग अलग नहीं दिया जाता। तो वो कंटिन्यूएशन में एक्टिंग हो, कोई कट्स ना हो, उस तरह से, और बाकी उसका पूरा प्रभाव, उसके इमोशंस निकल के आए, तो उसको शूट करने की एक खास विधा डेवलप करनी होगी। अगर उसको, और वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो विधा कहीं डेवलप हो पाई। तो अगर वो विधा डेवलप हो जाए तो एक नई विधा हो सकती है थिएटर ऑन स्क्रीन। लेकिन फिर भी थिएटर तो वही है जो लाइव है। तो लाइव का मजा बिल्कुल। बिल्कुल ही अलग होगा। लेकिन इस कोरोना पीरियड में शायद अगर ये डेवलप कर जाए तो एक नई विधा हो सकती है। और जहां तक क्लासेस की आपने बात कही, एक्टिंग तो, या थिएटर की और भी चीजें, खाली ऐसा नहीं है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं। ये तो ग्रुप आर्ट है। लोग जो सीखते हैं वो ग्रुप में सीखते हैं, जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं। स्पर्श से बहुत चीजें सीखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो पता नहीं कितनी एक्सरसाइजेज हैं जो अकेले में कराई ही नहीं जा सकती जब तक कि पूरा ग्रुप मौजूद ना हो। और तो इसलिए इसको ऑनलाइन थिएटर की ट्रेनिंग, मैं तो ये मानता हूँ कि थिएटर क्या, फिल्म की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन संभव नहीं है। वो तो एक्टिंग की ट्रेनिंग तो लाइव ही, जब सामने जो है सारे ग्रुप में हो लोग, और तभी जो है वो उसको संभव है। और इस दिशा में शायद इंस्टीट्यूट को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और वो कोई वाया मीडिया निकालेंगे, मैं, मुझे ऐसी जी उम्मीद है। जी। हाँ, उम्मीद है आने वाले समय में। क्या होता है कि रंगमंच अलग अलग परेशानियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा है। इस समस्या का भी धीरे धीरे हल निकल ही जाएगा। कोई भी समस्या हमेशा के लिए तो बनी रहती नहीं है। बहुत बहुत से कमेंट है, एक और कमेंट लेना चाहूंगी। श्वेता परसवाल आपसे पूछ रही है कि आप साहित्य की समझ और गहरे अध्ययन को कितना जरूरी मानते हैं एक कलाकार के लिए, रंगमंच के कलाकार के लिए। श्वेता जी देखिए, रंगमंच तो एक ऐसी कला है जिसके बारे में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा शिल्प, कोई भी ऐसी कला नहीं है जो रंगमंच में ना हो। तो रंगमंच तो में तो साहित्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य, सब कुछ जो है समग्र रूप से शामिल है। इसलिए एक तो इसलिए रंगकर्मी को तो सब चीजों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और जहां तक साहित्य की बात है, तो मैं तो ये बनाता हूं कि कलाकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। रंगमंच अगर आप देखेंगे तो देखने में आप एक साल में कितनी प्रस्तुतियां देख सकते हैं, इतना जी कम से कम देखने को मिलता नहीं, बहुत कम। किताबें आप रोज 4 किताबें खत्म कर सकते हैं, 2 किताबें खत्म कर सकते हैं, या कम से कम 1 किताब पढ़ सकते हैं रोजाना। तो किताबें जितनी उपलब्ध हैं उतना रंगमंच उपलब्ध नहीं है। तो रंगमंच से सीखने का कम गुंजाइश है, किताबों से सीखने की ज्यादा ज्यादा। गुंजाइश है। इसलिए, और किताबें, साहित्य खास तौर से, आपको समाज में जितने सवाल उठ रहे हैं, जितने तरह के विमर्श समाज में चल रहे हैं, और कितनी किस तरह की संवेदनाओं की जरूरत है, तो एक संवेदना आपको सामाजिक बनाने में, समाज में उठते हुए सवालों से अवगत कराने में, इंसान को समझने में, मनुष्य के स्वभाव को समझने में, मनुष्य के रिश्तों को समझने में, ये सब तो रंगमंच में बहुत काम आता है ना। तो ये साहित्य में अगर ये पढ़ने से हमारा एक जो अंदर जो विकास होता है, जी वो जी विकास जी। हमारे एक्टिंग में या हमारे रंगमंच में या निर्देशन में, हर चीज में वो विकास अगर हो चुका होगा तो हमारा एक पूरा नजरिया बदल जाता है। इसलिए मैं तो बहुत जरूरी मानता हूँ कविता को, उपन्यास को, कहानी को। ये मैं अपने एक्टर्स को हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़िए। जी जी। आपने कहा भी है कई बार कि कला और संस्कृति जी है जो मानव में संस्कारों का विकास करती है। तो ये जो टैग लाइन है, इसके साथ ही
मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी सूर्य मोहन जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें, ऐसा लगता है जैसे अभी भी कई ऐसी चीजें हैं। और आप जैसे सीनियर वरिष्ठ रंगकर्मी से सीखते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूंगी कि हम आने वाले समय में आपको कई बार और भी आमंत्रित करें और कई और जानकारियां आपसे लें, आपसे सीखें, आपकी यात्रा को सुने, समझें और सीखें। तो जरूर। बहुमूल्य समय बहुत के बहुत लिए धन्यवाद आपका जी। और मंडी थिएटर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे और कला प्रेमियों से, मित्रों से बात करने का मौका मिला। और आपकी जी जो जी टैग लाइन है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। जी हमारे बिल्कुल। अपने चरित्र में तो विकास करता ही करता है, लेकिन मुझे और ये भी लगता है कि कला कला जो है इंसान को बेहतर इंसान, समाज को बेहतर समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उसकी भूमिका होनी चाहिए। बहुत ये ये मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो सूर्यमोहन जी को सुन रहे हैं और उनकी इन बातों से उन्हें जरूर प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, और काफी कुछ साझा किया है। ये इंटरव्यू हमारे फेसबुक पर हमेशा के लिए रहेगा। कभी भी हम चाहें, आप चाहें, हम इसे देख सकते हैं। बहुत जल्दी मल्टी थिएटर के एक और कार्यक्रम पर, एक और रंग विमर्श पर हमारे आपकी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और सूर्यमोहन जी को। नमस्कार। नमस्कार। सभी सुनने वालों को नमस्कार।